रेसिस्टेंस लगे हुए हैं उनकी पावर रेटिंग इस तरह से अलग अलग होती है कि वोल्टेज उनका सेम बन जाए, उनकी पावर रेटिंग अलग अलग होती है। देखिए ऐसा होगा कि अगर हम ये कहेंगे कि इधर क्या है, पावर है, वोल्टेज है और रेसिस्टेंस है, तो तीन चीज़ दिखाई दे रही है। तो हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू वी आई होता है। ये जो I है इसको अगर मैं V अपॉन आर लिख दूँ, इस V को V ही रहने दो, I को V अपॉन आर लिख दूँ, तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये रिलेशन बन जाएगा। हमने कहा कि P1 और R1 बार बार वेरी कर रहा है, ठीक है, टू मेक वोल्टेज अ कांस्टेंट। ये वोल्टेज को कांस्टेंट बनाने के लिए P और R बार बार वेरी कर रहा है। तो याद रखिएगा कि जब भी कभी हमारे पास पावर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप ये कहेंगे कि यहाँ पर पावर भी वेरी कर रहा है, रेसिस्टेंस भी बार बार वेरी कर रहा है। इधर पावर P1 और P2 अलग अलग है, सेम नहीं होगा पावर, R1 और R2 रेसिस्टेंस अलग अलग है, तो वो वोल्टेज को कंपेंसेट कर देंगे, वोल्टेज आपकी सेम बन जाएगी उसमें, ठीक है। अच्छा, तो इसमें आप वो वाला लॉजिक मत लगाना कि भाई सीरीज़ में तो हमने ये देखा था कि करंट सेम रहता है, ठीक, तो यहाँ पर वोल्टेज कैसे सेम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करा है पावर, और पावर तीनों पे वेरी कर रहा है, तो वो वेरिंग वोल्टेज को कंपेंसेट कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। हम इसको करंट के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, हम इसको करंट के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, पर आसान यही रहता है कि आप इसको पीवी इस वजह से कहा जाता है कि जो पावर रेटिंग होती है वो पीवी रेटिंग होती है हमेशा किसी भी डिवाइस की। तो जब भी कभी डिवाइस होगी, कोई भी डिवाइसेस अगर पावर कॉम्बिनेशन उसका पूछा जाए तो सीरीज़ में हम ये कहेंगे वी तीनों में वी दिखा देना, ठीक है। ये दिखाने के बाद में फिर आपको हाँ P और I को वेरी करेंगे, आई वेरी नहीं करेंगे, आई भी सेम ही रहेगा इसमें। भाई आई तो सीरीज़ में है तो सीरीज़ में आई तो सेम रहने वाला ही है। वैसे इस चीज़ को हाँ, ये P और R वेरी कर रहे हैं, कुछ इस तरह से वेरी करेंगे कि वोल्टेज ड्रॉप सेम रहेगा, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि ये चीज़ ध्यान में रखने के बाद, मतलब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने तीनों में वोल्टेज सेम क्यों ले लिया, ठीक। तो आप ये देखिएगा कि ये करने के बाद में फिर मुझे रेसिस्टेंस निकालना होगा। तो एज पर दिस रिलेशन मैं रेसिस्टेंस अगर निकालूंगा तो ये सब आ रहे हैं। हाँ पावर है, पावर स्पेशली मेंशन है सिलेबस में, हीटिंग इफेक्ट नहीं है तो वो मैंने छोड़ दिया, वो नहीं करना है। आगे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, अगर वो मैं आपको कटवा दूंगा, हीटिंग इफेक्ट वाले क्वेश्चंस नहीं करना। तो जो चीज़ मैं बीच में कटवाता जा रहा हूँ, लास्ट क्लास में भी कटवाई थी, और अवंतिका और भूमिका अगर तुमने क्लास लास्ट की नहीं करी होगी तो मैं आज रात तक भेज दूंगा वीडियो रिकॉर्डिंग, जो भी तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूँगा, ठीक है ना। हाँ, तो उसमें आप देख लीजिएगा। अब ये देखिए कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, तो यहाँ से हमारा रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी, आर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी, ये हो गया। तो इसका मतलब हमारा R1 कितना हो गया, R1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P1, सिमिलरली R2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P2 एंड R3 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P3। हमारे पास R1 R2 R3 आ गया। क्यों निकाल रहा हूँ R1 R2 R3, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सीरीज़ में जो रेसिस्टेंसेज है वो सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि और a series combination for a series combination क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब जो R है वो क्या हो जाएगा, इस पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस, ठीक। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन पी लिख सकते हैं। वी स्क्वायर अपॉन पी, वी यहाँ पर क्या है, वी इस पूरे सर्किट का वोल्टेज, तो वी हो गया, और पी का मतलब क्या है, इस पूरे सर्किट की एक सिंगल पावर, एक इक्विवेलेंट पावर, तो वो वी स्क्वायर अपॉन पी। मैंने यहाँ पर ले लिया रेसिस्टेंस को, R1 क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन P1, वी स्क्वायर अपॉन P2 और वी स्क्वायर अपॉन P3। हाँ जी, वी स्क्वायर, हाँ मतलब ऐसा कुछ होता है कि वोल्टेज सेम रहेगी, पावर अलग अलग, अब पावर अलग अलग है, इसी वजह से वोल्टेज सेम हो रही है। जैसे मान लीजिए हम पावर जो पावर है उसमें सीरीज में ना सुनिए, पावर जो है ना, पावर क्या है कि मैंने अलग अलग अप्लायंसेस लगा रखे हैं। जैसे मान लीजिए रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है और टीवी है, हमने तीन अलग अलग अप्लायंसेस लगा रखे हैं। अब आप उनको सीरीज में लगाओ तो भी उनकी अलग अलग पावर रहेगी, भाई 100 वाट का बल्ब 100 वाट का ही रहेगा, ठीक है।
और 500 वाट अगर ले रहा है रेफ्रिजरेटर तो वो 500 वाट का ही रहेगा, तो वो चेंज नहीं होने वाला। पावर रेटिंग अलग अलग जो है वो सीरीज़ में भी अलग अलग ही रहेगी और पैरेलल में भी अलग अलग रहेगी, ठीक है। तो उसी ने कंपनसेट करा है, उसी की वजह से वोल्टेज सेम आ रही है। बताओ, कोई दो सेम हो सकती है पावर से? हाँ सेम हो सकती है। हमने दो, ऐसा हो सकता है कि हमने 100 वाट के 2 बल्ब लगा लिए, या हमने 100 वाट के 3 बल्ब लगा लिए, ठीक है। पर जनरली हम क्या करते हैं कि जनरली जब हम कह रहे हैं कि नॉर्मल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात कर रहे हैं तो पावर रेटिंग सबकी अलग अलग हमने ले ली। घर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो घरों में जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं जनरली अलग अलग पावर रेटिंग वाला हमने यूज़ कर लिया। फिर देखिए ये जो V² है, V²/P तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लिया और इधर से V² कॉमन लिया, तो यहाँ 1/P1 + 1/P2 1/P3, V² से V² कट गया, 1/P = 1/P1 + 1/P2 + 1/P3, ठीक है। ये हमारी इक्विवेलेंट पावर आ गई है। तो देखिए पावर का जो इक्विवेलेंट रिलेशन है वो वही है जो रेजिस्टेंस का पैरेलल में हुआ करता था। अब ऐसे ही अगर हम पैरेलल वाला देखेंगे तो देखिएगा पावर कंज्यूम बाय अ पैरेलल कॉम्बिनेशन तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका डायग्राम बस ये हो जाएगा कि 2-3 जो रेजिस्टेंसेस थे जिनको सीरीज में लगा रखा था उनको पैरेलल में लगा देंगे, तो पैरेलल में लगा दीजिए। ये हो गया। अब रेजिस्टेंसेस देखिए, इसकी पावर फिर गई P1 वोल्टेज ड्रॉप V और रेजिस्टेंस R1, इसकी पावर P2 वोल्टेज V और रेजिस्टेंस I2, इसकी पावर P3 वोल्टेज V और रेजिस्टेंस R3। ये हो गया। तो बिल्कुल वही वाला काम करना जो हमको यहाँ पर हमने करा था, आप लिखेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज में फॉर्मूला लगाया R = R1 + R2 + R3, पैरेलल में लगाएंगे 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। 1/R का मतलब देखिए R क्या है, V²/P, तो 1/R क्या हो जाएगा, P/V²। R1 क्या था, R1 आया था V²/P1, तो 1/R1 P1/V²। ऐसे ही P2/V², ऐसे ही P3/V²। तो जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाता है और एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या हो जाएगा, P/V² = P1 + P2 + P3 अपॉन V²। इस V² से ये V² कट गया, तो P = हो गया P1 + P2 + P3, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में वो रेसिप्रोकल होकर ऐड होती है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सीरीज का पैरेलल हो जाता है, पैरेलल का सीरीज हो जाता है, रेजिस्टेंस का उल्टा तरीका है बस। उसके बाद अगला टॉपिक देखिएगा, पेज नंबर 60 पर है, एफिशिएंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। सर इसमें दे नहीं रखी ये वाला, क्या एफिशिएंसी वाला ना, नहीं ये P/V²। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। R1 एक मिनट बेटा, समझा नहीं, बताएंगे प्लीज। अच्छा अच्छा, मैं अभी देखता हूँ, अभी देखता हूँ। देखिए इसमें पता है क्या करा है, इसमें ऐसा करा है कि जैसे 1/R है, ये तरीका जो है अलग तरीके से कर दिया, वो भी बिल्कुल यही सेम चीज़ है कि पहले ना ये रिलेशन लिख लिया 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये लिख दिया। ये लिखने के बाद में फिर दोनों तरफ क्या करा कि ये जो 1/R है
दोनों तरफ वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर वन, वी स्क्वायर अपॉन आर टू प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर टू। ठीक है ना? तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड में भी वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, राइट हैंड साइड में भी वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा। अब वी स्क्वायर अपॉन आर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर पी हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर सीधा सीधा पी हो जाएगा। तो इसको पी लिख दिया, वी स्क्वायर अपॉन आर वन क्या हो जाएगा? सीधा सीधा पी वन हो जाएगा, पी वन लिख दिया, पी टू लिख दिया, पी थ्री लिख दिया। तो कैसे निकाल दो? रिलेशन यही है, समझ गए? हाँ बेटा अभी देख रहा हूँ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन है ये, और ये CBSE में 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन, नोट करिएगा। इन द टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स शोन इन द फिगर, in the two electric circuits shown in the figure, determine the readings of ideal ammeter ऐसा क्वेश्चन तो भी नहीं किया मैंने, ammeter ऐसा क्वेश्चन तो नहीं किया मैंने। मैं करवा तो रहा हूँ। नहीं वैसे पूछिए। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ बिल्कुल तो सही। अभी क्वेश्चन पहले पूरा होने दो। डिटरमिन द रीडिंग्स ऑफ आइडियल एमीटर ब्रैकेट में लिख लीजिए कैपिटल ए एंड द आइडियल वोल्ट मीटर आइडियल वोल्टमीटर कैपिटल V। देखिए एमीटर को भी जो सिंबल होता है वो कैपिटल A होता है, ठीक है, और वोल्टमीटर का सिंबल भी कैपिटल V होता है। तो दो सर्किट दे रखे हैं, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एक सर्किट जो है वो ऐसा है, डॉटेड बॉक्स में एनक्लोज कर रखा है इसको। ऐसे ही जो ये वाला पोर्शन है इसको भी डॉटेड बॉक्स के अंदर एनक्लोज कर रखा है। डॉटेड बॉक्स जहाँ पर भी बनाते हैं तो आप समझ जाना कि ये जो छोटा वाला जो रेजिस्टेंस है ये इसका स्मॉल आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक, मतलब ये एक पूरी बैटरी है और ये जो 6 वोल्ट दे रखा है ये इसका EMF दे रखा है। अच्छा, तो ये तो हो गई बेटा हमारी फिगर A,
ठीक है। फिर मैं बात करूँगा फिगर बी की। फिगर बी मैं उस तरफ बना रहा हूँ। ये वाली फिगर भी लगभग इसी के जैसी है। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें ऐसे दे रखा है एरो और ऐसे, ये जो एरो दे रखा होता है दिस एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट, और ऐसे यहाँ पर एक एरो दे रखा है डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए। फिर एमीटर, ये 9 वोल्ट है, ये 1 ओम है, बिल्कुल सेम इसी के जैसा। और ऐसे ही ये 6 वोल्ट है और ये 1 ओम है। इस पर एरो वोल्टेज दे रखे हैं, और ये जो वोल्ट मीटर है इसको ऐसे दिखा रखा है प्लस माइनस, ये दिखा रखा है। तो ये दो फिगर हैं, और वो बोल रहे हैं कि इन द टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स शोन इन द फिगर डिटरमिन द रीडिंग्स ऑफ आइडियल एमीटर एंड द आइडियल वोल्टमीटर। ये जो आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्टमीटर है, इसका मतलब क्या है? आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्टमीटर का मतलब ये है कि ना तो एमीटर कुछ भी रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है और ना ही वोल्टमीटर कुछ भी रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इनका रेसिस्टेंस कुछ भी नहीं है। अच्छा, दोनों सर्किट डायग्राम लगभग एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप ये देखिएगा कि दोनों में आपको अंतर क्या दिखाई दे रहा है। वो अंतर देखिए, अंतर ये है कि इसमें ये जो एरो है ये अंदर की तरफ आ रहा है करंट का, और इसमें एरो बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी जो एरो है इसमें 9 वोल्ट में अंदर की तरफ आ रहा है, 6 वोल्ट से बाहर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा जो पहले वाली फिगर है इसमें जो हमारा ये 6 वोल्ट वाला है ना, ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये वाली बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ठीक, और ये वाली बैटरी जो है ये चार्ज हो रही है, क्योंकि इसके अंदर करंट आ रहा है और इसमें से निकल रहा है करंट। तो जिसके पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट निकले दैट बैटरी गेट्स डिस्चार्ज, और जिसमें पॉजिटिव की तरफ करंट आए वो चार्ज हो रही है, ठीक। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जो ये एरो है, इस एरो से मेरे को सारी चीज़ क्लियर हो गई। एमीटर का मैं देखता रहूँगा, पहले वोल्टमीटर की बात करते हैं। तो भाई आप ये देखिएगा कि जब इसके बाजू में ये स्मॉल आर दे रखा है और इसको बॉक्स में एनक्लोज कर रखा है, इसका मतलब ये वोल्टेज तो नहीं है, ये EMF दे रखा है बैटरी में, ये EMF दे रखा है। तो आप ये समझिए कि यहाँ से एरो बाहर निकल रहा है, एरो बाहर निकलने का मतलब क्या है कि 6 वोल्ट की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो आप लिखें केस ए, द बैटरी with EMF, the battery with EMF of 6 volt is getting discharged. The battery with EMF of 6 volt is getting discharged. तो ये वाली जो बैटरी है ये डिस्चार्ज हो रही है। अच्छा, जब डिस्चार्ज होती है तो हम ये जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये वाला रिलेशन होता है। और ये जो V है ये क्या है, ये एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है, ये पोटेंशियल हो गया, और वही मेरे को क्या बता देगा, ये जो V है ये वोल्टमीटर की रीडिंग पता चल जाएगी इससे, ठीक है। ये वाला केस, फर्स्ट वाला केस। तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर है, तो V इज इक्वल टू E कितना बेटा 6 वोल्ट। अच्छा, क्योंकि इसी के साथ इसको पैरेलल में कनेक्ट करा गया है ना, इसके साथ तो कनेक्ट करा नहीं है। चलिए, तो 6 हो गया,
माइनस। अब सवाल ये उठता है कि भाई मेरे पास स्मॉल आई नहीं है, तो स्मॉल आई निकालना पड़ेगा। स्मॉल आई निकालना पड़ेगा दोनों ही केसेस में। जब हम स्मॉल आई निकालेंगे स्मॉल आई उसका कैपिटल आई, सॉरी कैपिटल आई, तो कैपिटल आई मेरे को निकालना पड़ेगा। अब इसमें ना हमने ये देखा कि वोल्ट मीटर आइडियल है, अमीटर आइडियल है, तो ये किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहे, तो ये परेशान नहीं करेंगे। अब मुझे एक काम करना है, मैं ये पोर्शन मिटा रहा हूँ इधर से, कभी कभी कुछ ऐसे सर्किट होते हैं कि एक साथ चार्जिंग चल रही है, एक साथ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों चल रही है एक सर्किट के अंदर। तो एक पोर्शन ऐसा है जो मैंने अभी करवाया नहीं है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ। तो इसमें केवीएल लगेगा, और केवीएल हम किस तरीके से स्टार्ट करते हैं कि हमारा जहाँ से मन करे हम सर्किट वहाँ से मान लेते हैं कि सर्किट यहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ से आपका मन करे आपको यहाँ से चालू करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से जहाँ से कहो वहाँ से चालू करना है। सर ये बिना लूप थ्योरम के नहीं होगा? बिना लूप थ्योरम के भी हो सकता है। वो ऐसे होगा कि हमको दोनों का इक्विवेलेंट वो निकालना होगा, पोटेंशियल, इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकालेंगे और फिर रेजिस्टेंस। ज़्यादा आसान पोटेंशियल आएगा कैसे? इक्विवेलेंट पोटेंशियल ऐसे आएगा कि जैसे ये रेजिस्टेंस है हमारे पास, वो इस तरह से आएगा। देखिए ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव में करंट आ रहा है, ठीक है, तो इसको मान लेंगे पॉजिटिव, ठीक, और इसमें से निकल रहा है, तो इसमें से निकल रहा है तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव इस पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो जब पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस 9 - 6 3 हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, नॉर्मल सेल्स ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव ही पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो 9 - 6 3 आ जाएगा, ऐसे होगा। मेरे को वो नहीं निकालना अभी, हम ये कहेंगे केवीएल लगाने का बड़ा आसान तरीका होता है। मैं इस केस की बात करूँगा, तो मैं एक काम करता हूँ कि हमने कहा कि एरो ये है, करंट का डायरेक्शन ये है, तो हम इस तरीके से चलते हैं और मान लेते हैं कि हमने यहाँ से चलना शुरू करा। मान लो आपका जहाँ से मन करे वहाँ से चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मान रहा हूँ कि मैं यहाँ से चल रहा हूँ, ये किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा, तो जो टर्मिनल पहले आएगा वही लिख दो। पहले पॉजिटिव आ रहा है तो आप लिखेंगे प्लस का 9 वोल्ट। कैसे पता चला कि ये रेजिस्टेंस नहीं मेरा? क्या चीज़ कैसे? सर रेजिस्टेंस इसमें नहीं है। वो दे रखा है ना आइडियल एमीटर, तो आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्टमीटर के अंदर रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, ठीक है, मतलब ये सर्किट को अफेक्ट नहीं करेंगे, किसी तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। तो भाई मैंने मान लिया यहाँ से शुरू कर दूँगा। पूरा ये जो सर्किट है, इस सर्किट में करंट तो एक ही फ्लो करेगा, ठीक है, पूरे सर्किट का जो करंट है कैपिटल आई वो तो सेम होगा, ठीक, तो क्योंकि वही वायर इधर जा रहा है, वही वायर इधर जा रहा है। मैंने ये बोला कि भाई यहाँ से ये इसमें गया करंट आई मान लिया करंट को, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये कहता है कि मुझे सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप निकालते चले जाना है पूरे लूप का। तो भाई पहले क्या आया, पॉजिटिव टर्मिनल तो लिख दिया प्लस का 9, फिर क्या आया 1 ओम, तो 1 ओम में कौन सा करंट जा रहा है, आई, तो करंट आई है, रेजिस्टेंस 1 है, आई इंटू आर करेंगे तो वोल्टेज बन गया, आई इंटू आर करेंगे तो वोल्टेज बन गया, तो आप लिखेंगे आई इंटू 1। सर ये तो पैरेलल में है ना? अरे उसको छोड़ दो ना, अभी मैं लूप लगा रहा हूँ, वैसे मान लिया कि पैरेलल में है। जब लूप कंप्लीट होता है तो केवीएल भी लगा सकते हैं, वो भी वही सेम रिजल्ट देता है जो पैरेलल वाला देता है। तो केवीएल और केसीएल करवाया इस वजह से जाता है कि हमें ज़्यादा आसान एक तरीका हमारे पास आ जाता है। देखो सर नहीं तो इसमें करंट कैसे सेम रहा? अरे मैं बताता हूँ, देखो तो सही, पूरा जो सर्किट है ना, जब हम पूरे सर्किट की बात करते हैं तो पूरे सर्किट में करंट हमेशा सेम रहता है। हमने कभी ऐसे क्वेश्चन देखे थे क्या कि जहाँ पर 2 बैटरीज लगी हुई हों? हमने नहीं देखा। हमने कहा कि पूरा सर्किट है, एक लगी हुई है बैटरी बस। फिर मैं ये कहता हूँ कि उस बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है सारे के सारे वो पैरेलल में होंगे, जो पॉजिटिव से कनेक्ट होकर और बीच में जुड़ते चले जा रहे हैं और फिर नेगेटिव से कनेक्ट है तो वो सीरीज में होंगे। तो हमने ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे थे जहाँ पर 2 बैटरी जुड़ी हुई है। तो जब 2 बैटरी जुड़ी हुई होती हैं तो केवीएल लगाते हैं, बड़ा आसान है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलते हैं। तो आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है पूरे लूप में और उसका टोटल 0 के बराबर होता है, बस ये याद रखना। तो टोटल देखते जाओ वोल्टेज, जो जो रास्ते में आता जाएगा उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करते जाओ। इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से 9 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। फिर अगला है 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो इसको वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, करंट मल्टीप्लाई कर दो इसमें। करंट कौन सा आ रहा है इसमें, आई, तो आई इंटू 1 हो गया वोल्टेज। फिर आगे चले 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 इस रास्ते में कुछ नहीं आया, फिर इधर गए
जब इधर गए तो हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर भी करंट आई ही जा रहा है क्योंकि लूप सेम है। अरे नहीं जा रहा भाई, वो आइडियल है, बोल दिया ना आइडियल वोल्टेज, आइडियल वोल्ट मीटर है तो वो कुछ भी नहीं लेगा। ठीक, तो हमने ये कहा कि इसमें भी करंट आपका क्या जा रहा है, वो आई जा रहा है, तो आई इंटू वन। फिर ये तो नेगेटिव क्यों होना चाहिए ना आई आर? हाँ, ये आई इंटू वन नेगेटिव क्यों होगा? नीचे वाले भी आई आर वो नेगेटिव भी होना चाहिए। नहीं, हम बस ये देखेंगे कि जो हमारा करंट है, अगर करंट के डायरेक्शन में कोई चीज़ लाई कर रही है तो बिल्कुल ठीक है हमारा। कई बार ऐसा होता है कि करंट का डायरेक्शन अपोजिट दे रखा है और रेजिस्टेंस दूसरी डायरेक्शन में है, उस पर हम लोग डिटेल में जब क्वेश्चन करेंगे। तो ये भी आई इंटू वन, और लेकिन यहाँ पर जो ये है पहले नेगेटिव टर्मिनल पढ़ रहा है, जैसे यहाँ पहले पॉजिटिव टर्मिनल पढ़ा था तो मैंने प्लस 9 लिख दिया, लेकिन हम पहले नेगेटिव पढ़ रहे हैं तो -6, और फिर वापस आप घूमकर यहाँ आ गए, आपका लूप कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू 0 -6। जो भी टर्मिनल पहले आए उसका साइन ले दो बस। पहले टर्मिनल पॉजिटिव आया था तो पहले प्लस ले लिया, अब घूमकर जब यहाँ आए तो पहले टर्मिनल माइनस आया, माइनस ले लिया था। तो अच्छा, ये सब कुछ मैं कर किस वजह से रहा हूँ, क्योंकि मुझे आई की वैल्यू चाहिए। आई की वैल्यू आते ही मेरे पास वोल्ट मीटर की रीडिंग आ जाएगी, करंट की वैल्यू आते ही मुझे पता चल जाएगा पूरे सर्किट का करंट ये है तो मीटर की रीडिंग ये है, खत्म। ये कहना तो देखिएगा क्या हो जाएगा, आई इंटू वन मतलब आई, आई इंटू वन मतलब आई, मतलब 2i, और 9 - 6 कितना हो गया, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, उसको उधर ले जाओ तो 2i इज इक्वल टू -3, i इज इक्वल टू -3/2, i की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 1.5 एम्पियर। ठीक है, बताइए भाई आंसर है तुम्हारे पास भूमिका अवंतिका? वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ, उसकी अमीटर की रीडिंग बताओ, यही आ रही है? ठीक है, हाँ 1.5, लेकिन माइनस नहीं आ रहा होगा, माइनस नहीं आ रहा होगा। वो माइनस क्यों नहीं आ रहा? वो इस वजह से नहीं आ रहा कि ये कंडीशन इन्होंने दे रखी है कि ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है और ये इसको चार्ज करेगी। 6 वोल्ट की बैटरी कर सकती है 9 वोल्ट को डिस्चार्ज, 9 वोल्ट को चार्ज कर सकती है, छोटी बैटरी बड़ी बैटरी को नहीं कर सकती। तो इस वजह से हमें क्या करना है, हम अपना फंडा याद रखेंगे, हमें अपने हिसाब से चलना है, माइनस लगाएंगे, बस 1.5 एम्पियर बता देंगे कि ये रीडिंग है एमीटर की। अब आ जाओ वोल्ट मीटर पर, 6 - IR, तो आई कितना है हमारा 1.5 आ चुका, और स्मॉल आर इसका बता दो बस 1। वोल्ट मीटर की रीडिंग बताइए बेटा, 4.5 आ रही है। देखकर बता दो एक बार वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है। हाँ जी, कितना आ रहा है? 15 वोल्ट कैसे आया है? अच्छा, केस बी में बताओ जरा, केस बी में कितना आ रहा है? 3 आ रहा है केस बी में, और करंट यही आ रहा होगा। करंट तो सही, वोल्टेज और ये कैसे अलग होगा? एक मिनट का ना इक्वेशन, चलो मेरे को टाइम दो, मैं देख कर बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, मैं इसका वोल्ट मीटर का बताऊंगा देख कर क्या है, वोल्ट मीटर की रीडिंग ऐसी क्यों है। वोल्ट मीटर जब यहाँ से कनेक्ट करा गया है, क्योंकि दूसरा वाला केस जो है वो चार्जिंग वाला है, चार्जिंग वाले में भी E + IR हो जाएगा।
मेरे हिसाब से वो 7.5 आना चाहिए। इसमें एक में 15 आ रहा है, एक में 3 आ रहा है। तो 15 ऐसे हुआ ना, इसमें 4.5 आया और उसमें 10.5 आएगा, तो टोटल ऐड करके 15 आ जाएगा। अच्छा 9 + 6 9 + 1.5। नहीं, एक में 3 आ रहा है और एक में 15 आ रहा है ना, एक में 3 आ रहा है और एक में 15। अच्छा ठीक। अच्छा और लेकिन निकाल तो यहाँ पर तो निकाल रहे हैं 9 + 6। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया कि ये वाला जो है इसमें तो 3 आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्टेड है। यहाँ पर भी पॉजिटिव EMF तो टोटल की होती है ना सर्किट के साथ। टोटल EMF। चलिए ठीक है, मैं कहीं मिस कर रहा हूँ। वैसे EMF जो है, EMF वो तुम ठीक कर रहे हो कि टोटल की होती है, लेकिन अगर तुम मेरे से एक पोटेंशियल डिफरेंस पूछे ना तो तब तो ठीक है हमारा। बेटा वोल्ट मीटर की रीडिंग दे रखी है ये, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट दे रखा है? वोल्ट मीटर की रीडिंग बताना जरा, अलग तो नहीं दे रखा है, यही दे रखा है सेम आंसर। मैं कह रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस ही आंसर में दे रखा है या वोल्ट मीटर की रीडिंग दे रखा है? पोटेंशियल डिफरेंस आंसर में दे रखा है, तो इसका मतलब आंसर हमारा गलत नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस तो समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 9 वोल्ट वाला डिस्चार्ज हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक पॉजिटिव लूप बन रहा है, ये चार्ज होगा और ये डिस्चार्ज होगा और ये चार्ज होगा। तो 9 + 6 वो 15 कर दिया उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस टोटल पूरे सर्किट का, ठीक। और यहाँ पर क्या करा कि यहाँ पर 9 - 6 कर दिया तो वो 3 हो गया। लेकिन जो हमारा रीडिंग है ना, वो रीडिंग तो इसकी निकलेगी। पोटेंशियल जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है, वोल्ट मीटर जो होता है, वो करता क्या है, उसमें 2 पॉइंट्स लगे रहते हैं। उन 2 पॉइंट्स को हम वायर के एंड्स पर लगाकर और रीडिंग निकाल लेते हैं। तो वो जो रीडिंग है वो इसकी निकल जाएगी इस तरह से। चलिए मैं कंफर्म करके एक बार बताता हूँ। मेरे हिसाब से ये वाला देखना है V = E - IR दिखाना। सेम क्वेश्चन है क्या? टोटल EMF 15, टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम, करंट हो गया 7.5। इनका तो करंट ही 7.5 आ रहा है, हमारा 1.5 आ रहा था। और सर्किट ए में ये बोल रहे हैं करंट 7.5 और वोल्टेज -1.5 और इसका 7.5। तो टोटली आंसर गलत है, मतलब अंतर है दोनों का। भाई उन्होंने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस 3 और 15 है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है -1.5 और प्लस का 7.5। अच्छा किसमें है, फर्स्ट में क्या है? 7.5। भाई देखकर बताता हूँ कहाँ अटक रहे हैं। क्वेश्चन जो तुमने दिखाया, क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है, लेकिन एक अंतर है इसमें। ऊपर वाले में बॉक्सेस बना रखे हैं, नीचे वाले में बॉक्सेस नहीं बनाए। मतलब ऊपर वाला इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है, नीचे वाला ज़रूरी नहीं है। अब उन्होंने करा क्या है, करा इंटरनल रेजिस्टेंस मान करिए। चलिए मैं बताऊँगा इसको, मैं सही सॉल्यूशन बता दूंगा इसका अवंतिका, ठीक है? हाँ जी। अच्छा इसके बाद ना पेज नंबर 60 पर एक बार आइए। पेज नंबर 60 पर है एफिशिएंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ EMF। ये जो एफिशिएंसी है ना, हम किसी भी EMF के सोर्स की, यानी कि किसी भी बैटरी की हम एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? आउटपुट अपॉन इनपुट करके। आउटपुट अपॉन इनपुट करोगे तो एफिशिएंसी जो है वो रेशो में आ जाएगी, और फिर एफिशिएंसी को जनरली परसेंटेज में भी निकाला जाता है। तो रेशो अगर आ जाता है, रेशो को अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एफिशिएंसी आ गई। तो यहाँ पर एफिशिएंसी कैसे निकली? द एफिशिएंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ EMF इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। तो एफिशिएंसी का जो सिंबल है ना वो ये होता है, इससे डिनोट करते हैं। एन बना के थोड़ा नीचे खींच लो, ईटा बोलते हैं इसको। आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, बस। तो
आउटपुट अपॉन इनपुट करते हैं तो एफिशिएंसी आ जाती है। परसेंटेज में निकालना हो तो इसी रेशो को 100 से मल्टीप्लाई करना। मतलब इसमें आउटपुट क्या देंगे? आउटपुट पावर ये है कि हमने ये कहा कि हम इनपुट पर पावर कितना अप्लाई कर रहे हैं, मतलब किसी भी कोई भी हमारे पास बैटरी है, कोई भी हमारे पास सोर्स है, इलेक्ट्रिकल सोर्स है जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारे पास वोल्टेज है, हमारे पास वोल्टेज है। अब हमको ये पता है कि वो करंट कितना प्रोवाइड कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि अगर जो हमारे पास वोल्टेज है, बैटरी की जो वोल्टेज है और बैटरी जितना करंट डिलीवर कर रही है, दोनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरा आउटपुट इनपुट पावर आ गया। ये ना इनपुट प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद जो आउटपुट निकल कर आ रहा है, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो आउटपुट कितना डिलीवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड योर आउटपुट पावर। ये चीज़ है, ठीक है। जैसे हम ये बोल देते हैं ना कि हमने घर में ट्यूबलाइट लगाई और ट्यूबलाइट 40 वाट्स की है, तो हम ये कहेंगे कि क्या वो पूरा का पूरा 40 वाट पावर डिलीवर कर रहा है, हमको उतना डिलीवर कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि आइडियली उससे थोड़ा सा कम करना है। तो जो आउटपुट पावर है वो 40 वाट ना आकर, जो उसकी एग्जैक्ट रेटिंग है वो ना आकर उससे थोड़ी सी कम आ जाती है, 1 वाट या 2 वाट कम आ जाती है। तो वो आउटपुट पावर में आप वो लिख देंगे जितना हमको आउटपुट में मिला, जो हमने इनपुट में प्रोवाइड करा है वो लिखेंगे, दोनों को डिवाइड करके परसेंटेज में निकाला जाता है। ये जनरली 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे निकालोगे तो ऊपर भी पावर है, आउटपुट है तो पावर ही ना, और नीचे भी इनपुट पावर है, तो यूनिट तो दोनों की सेम होंगी। तो वाट से वाट कट गया तो ये हमको एक रेशो मिल जाएगा। मैं आगे देखता हूँ इसमें कि आउटपुट पावर होता है VI, आउटपुट पावर VI क्योंकि आउटपुट पर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, V मिलता है। ये हो गया VI। और इनपुट में क्या है, ये जो बैटरी होती है, वो बैटरी जो होती है उसका इनपुट कितना होता है उसके EMF के बराबर, तो वो हो गया EI, EMF इंटू I। अब I से तो I कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब जैसे कि V है तो V को हम लिख सकते हैं I इंटू कैपिटल R, और E को क्या लिखेंगे, I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये E होता है, ये ना I से I कैंसिल आउट हो गया, तो ईटा कितना हो गया, R अपॉन R प्लस स्मॉल r, ठीक है। तो अगर हमारे पास रेसिस्टेंसेस भी हैं तो हम इस तरीके से उनका रेशियो निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। अच्छा, अगला टॉपिक देखेंगे मैक्सिमम पावर थ्योरम। सिलेबस में पावर लिखा हुआ है, इसका मतलब वो एक एक सब टॉपिक लिख कर नहीं देंगे, पावर में जो जो चीज़ें आएंगी वो सब आ जाएगा उसमें सिलेबस में। तो हम मैक्सिमम पावर थ्योरम करेंगे। मैक्सिमम पावर थ्योरम में देखिएगा क्या है, इट स्टेट्स दैट द आउटपुट पावर ऑफ अ सोर्स ऑफ EMF इज मैक्सिमम। Output power of a source of EMF is maximum when the external resistance in the circuit is equal to the internal resistance of the source. आउटपुट पावर किसी भी सर्किट की मैक्सिमम तब होती है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल हो जाता है। तो देखिएगा, उन्होंने बोला लेट EMF ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू E, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्मॉल r। तो EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r लेते हैं। अगला है रेसिस्टेंस ऑफ द डिवाइस, जो भी हम डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसका जो रेसिस्टेंस है वो कैपिटल R ले लिया। तो करंट थ्रू द डिवाइस, करंट कैसे मिलेगा, सर जब इक्वल होते हैं तो वो तो E/2 हो जाता है। E/2 हो जाता है, वही आएगा अभी। हाँ जी, देखिएगा यहाँ पर I जो है वो होगा टोटल EMF अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। तो I का तो हमको मालूम ही है, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। अच्छा, पावर आउटपुट ऑफ द रेसिस्टिव डिवाइस विल बी, जो हमारे पास जो भी रेसिस्टिव डिवाइस है उसका पावर आउटपुट कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू I²R, ठीक है। अच्छा, I की जगह ये ले लो E अपॉन कैपिटल R प्लस R, इसका होल स्क्वायर हो गया इंटू कैपिटल R, होल स्क्वायर करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा E², नीचे R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R, फिर E² अपॉन नीचे वाले को एक्सपेंड करो R² प्लस स्मॉल r²
प्लस 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर आ गया कैपिटल आर, ये हो गया, ठीक है। फिर क्या करना है देखिएगा, ये हो गया ई स्क्वायर अपॉन, मैं चाहता हूँ कि ये तो आर प्लस आर का होल स्क्वायर है, मैं चाहता हूँ कि आर माइनस आर का होल स्क्वायर मिल जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वही बता रहा हूँ बस, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। अब मैंने ज़बरदस्ती इसमें इंक्लूड कर दिया माइनस का 2r स्मॉल आर, ऐसे ही इंक्लूड कर दिया। तो जब ऐसे ही ऐड करेंगे, जब ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से ये टर्म, तो फिर ऐड भी करना पड़ेगा, और 2r पहले से ही लिखा हुआ था यहाँ पर कैपिटल आर। मेरी बात समझ में आ गई? मैं इसको भी करना चाह रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ कि ऐसा मैं क्यों करना चाह रहा हूँ। ये करने के बाद में हमारा न्यूमरेटर आ गया ई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बेटा ये पहली 3 टर्म्स लेनी है बस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, और 2r प्लस 2r कितना हो गया 4r, ठीक है। तो ये क्यों करा गया, उसको होल स्क्वायर क्यों बनाया गया, हम ये कहेंगे कि जब भी कभी मेरे पास कोई रेशो होता है तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि रेशो में कुछ ऐसा हो कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मिनिमम हो, कम से कम हो, ठीक। डिनोमिनेटर जब कम से कम आ जाएगा तो न्यूमरेटर खुद ब खुद मैक्सिमम, मतलब पूरा रेशो जो है वो खुद ब खुद मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम वही यहाँ पर करना चाहेंगे कि हाँ, जैसे आर माइनस आर वाली आइडेंटिटी लगी है, हाँ। लेकिन अगर एक टू कैपिटल आर और स्मॉल आर कट जाते और प्लस वाले लग जाते तो क्या होगा? अगर ये दोनों को हम काट देंगे तो फिर तो ये मिल जाएगा ना आर प्लस आर का होल स्क्वायर। अच्छा, सवाल ये उठता है कि आप ये कह सकते हैं, अच्छा एक मिनट में यहाँ आर लिखना भूल गया, कैपिटल इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पर ना पता है क्या कि आर प्लस आर का होल स्क्वायर मैं क्यों नहीं लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है उसको मैं मिनिमम करना चाहता हूँ। मिनिमम करने के लिए हम ये कहेंगे कि अगर मैं ये आर प्लस आर का होल स्क्वायर इसी को मैं मिनिमम कर दूँ तो मिनिमम इसका क्या होगा, एक होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये जो होल स्क्वायर है इसकी मिनिमम वैल्यू 0 आ गई तो बेटा ये तो डिनोमिनेटर पूरा 0 हो गया, तो पावर तो आपकी नॉट डिफाइंड हो गई, इनफाइनाइट हो गई। तो इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि होल स्क्वायर वाली टर्म में कोई टर्म ऐड भी हो, कोई टर्म उसमें ऐड भी हो, सब्ट्रैक्शन नहीं, मैं एडिशन चाहता हूँ। तो मैंने ये कहा कि अच्छा एक काम करो, इसको आर माइनस आर के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, कर दिया तो हम साथ में ऐड होने वाली एक टर्म मिल गई मेरे को, तो ये एक सपोर्टिव टर्म हो गई। कैसे, मैं कहूँगा कि अगर मैंने इसको मिनिमम कर दिया, डिनोमिनेटर को मिनिमम कर दिया, तो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। तो इसको अगर मैंने 0 कर दिया तो मेरा ये वैल्यू आ जाएगी ई स्क्वायर अपॉन 4r, ठीक है, विच विल बी अ डिफाइंड वैल्यू, ठीक है, विच विल बी अ डिफाइंड वैल्यू। तो इस वजह से हमने इसको आर माइनस आर के होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया, समझ गए। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम में जो सोचने वाली चीज़ है बस यही है, आप बस इस चीज़ को याद रखिएगा कि आर प्लस आर का होल स्क्वायर आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा, आपको उसको आर माइनस आर के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये कल का हुआ था ये वाला क्वेश्चन, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ अटक रही है इसमें। अच्छा देखिएगा, फॉर मैक्सिमम पावर आर माइनस आर का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्विवेलेंट टू 0, 0 के बराबर बल्कि इक्वल ले लो, तो इसका मतलब आर माइनस आर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। डेफिनेशन में भी ये लिखा गया कि मैक्सिमम पावर कब मिलेगी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए। तो P कितना आ गया, P इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन, ये तो बेटा 0 हो गया तो इसकी जगह तो 0 डाल दो। मैंने जो नोट्स में कर रखा है मैं तब थोड़ा सा आपको लंबा लगेगा, फिर इसमें मैंने ना फिर बेवकूफ़ी कर रखी है कि r इज इक्वल टू स्मॉल आर आ गया, r इज इक्वल टू स्मॉल आर, उसके बाद मैंने लिखा पुटिंग दिस वैल्यू इज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं उस कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r रख रहा हूँ, और जब r माइनस आर 0 है ही तो वो पूरा 0 ही हो गया ना, उसको आप सीधा 0 रखिए, तो 0 हो गया प्लस 4r इंटू दिस r, P इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4r इंटू r, इस r से भी r हो गया
स्क्वायर अपॉन 4R। ठीक है, ये हमारी मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ द सोर्स। तो मैक्सिमम पावर आपको तब मिल सकती है जो वैल्यू जब हमारा कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों इक्वल, तो वो इतनी मिलेगी। ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा इसमें ना दो स्पेशल केसेस हैं। पहला देखिए, व्हेन द बैटरी इज शॉर्टेड, व्हेन द बैटरी इज शॉर्टेड कैपिटल आर बिकम्स 0। बैटरी के शॉर्ट होने का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। हमेशा जब भी कोई बैटरी होती है, मैं अंदर कर रहा हूँ उस चीज़ को, बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल होता है उन दोनों के बीच में ना एक गैप रखा जाता है, उन दोनों के बीच में गैप रखा जाता है इस तरह से, क्योंकि पॉजिटिव वाले टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकल कर नेगेटिव की तरफ भागना चाहते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन्स निकल के नेगेटिव तक जाएंगे तो वो इतना लंबा पाथ क्यों फॉलो करेंगे? अगर आपने इनको चिपका दिया, नज़दीक ले आए, तो फिर यहीं पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है उनका आदान प्रदान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो बड़े वाले उसमें जाएंगे ही नहीं। तो जब बड़े वाले रास्ते से वो जाएंगे ही नहीं, तो हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आप लगा दो यहाँ पर, बड़े से बड़ा ट्रांसफार्मर लगा दो, क्या होगा? उसमें जब कुछ करंट जा ही नहीं रहा है तो रेजिस्टेंस खत्म होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ बचा ही नहीं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है क्या? करंट को रोकने की उसकी कैपेसिटी, और वो करंट को रोक ही नहीं पा रहा, एब्जॉर्ब बुला ही नहीं पा रहा अपने पास करंट को, क्योंकि करंट तो सीधा सीधा यहाँ से यहाँ चला गया। जब आपने इनके टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दिया मतलब चिपका दिया। शॉर्ट का मतलब चिपकाना होता है, जोड़ना होता है। दो चीज़ें होती हैं, एक होगा शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट मतलब दो वायर्स को जोड़ देना, एक होता है ओपन सर्किट मतलब उनको काट कर अलग अलग कर देना। ये तो अब देखिएगा यहाँ पर है कि पेज नंबर 61 पर बिल्कुल नीचे लिखा हुआ था कि व्हेन द बैटरी इज शॉर्टेड कैपिटल आर बिकम्स 0। वो क्यों 0 हो गया शायद आप समझ गए। ठीक है, देयरफॉर पावर आउटपुट इज इक्वल टू 0। जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 हो गया तो हमारा पावर आउटपुट क्या मिलेगा? वो भी कुछ नहीं मिलेगा, वो भी 0 हो गया। इन दिस केस entire power of the battery is dissipated as heat inside the battery due to its internal resistance। जितनी भी पावर है वो सारी की सारी बैटरी के अंदर ही कंज्यूम हो जाएगी, वहीं के वहीं हीट डिसिपेट, हीट का लॉस। तो पावर डिसिपेटेड, पावर डिसिपेशन का मतलब होता है पावर का लॉस होना। पावर कहीं ना कहीं तो खर्च हो रही है ना, जैसे ये फ़ैन है, इस फैन को इलेक्ट्रिक पावर मिल रही है तो पावर इसमें खर्च हो रही है, डिसिपेट हो रही है। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि जब बैटरी के दोनों टर्मिनल्स ही शॉर्ट हो गए तो बैटरी के अंदर ही सारी की सारी पावर खर्च हो जाएगी, और इन द फॉर्म ऑफ व्हाट कहेंगे? इन द फॉर्म ऑफ हीट, गर्म हो जाएगी बैटरी। ठीक, सर अगर इसको भी अटैच लगा के तो वो कुछ ऐसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैटरी चलेगा ही नहीं। मैं कहता हूँ बड़े से बड़ा ट्रांसफार्मर भी लगा दो वो भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने बैटरी के टर्मिनल से शॉर्ट कर दी, तो करंट डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं पावर डिसिपेटेड इनसाइड द बैटरी, बैटरी के अंदर पावर कितनी डिसिपेट होगी? वो ये आई स्क्वायर आर। क्यों? क्योंकि बैटरी के अंदर क्या बचा? केवल इंटरनल रेजिस्टेंस, आई स्क्वायर आर। इसको ऐसे लिख दिया गया कि भाई कैपिटल आर तो बचा नहीं, तो हमारा आई कितना हो गया? वैसे कितना होता है आई? जब ईएमएफ वाला केस लेते हैं तो आई कितना होता है? ई अपॉन आर प्लस आर। अब कैपिटल आर तो 0 हो गया तो ई अपॉन स्मॉल आर बचा बस। तो ई अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू आर, ई स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू आर। एक आर से एक आर निकल गया तो ई इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर, ई स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। ठीक, उसके बाद स्पेशल केस क्या है इसका? दूसरा वाला, एफिशिएंसी ऑफ अ बैटरी व्हेन डिलीवरिंग मैक्सिमम पावर इज ओनली 50%। जब मैक्सिमम पावर बैटरी डिलीवर करती है तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो 50% रह जाती है। तो मैक्सिमम पावर होती कितनी है भाई? अभी अभी देखा, मैक्सिमम पावर ई स्क्वायर अपॉन 4r होता है। जाना तो नहीं है, बस 1 मिनट में फिनिश करो। तो इनपुट पावर EI, आउटपुट पावर VI, सीधा सीधा नोट्स में देख लो, मैं करके नहीं दिखा रहा। इनपुट पावर EI, आउटपुट पावर VI, तो एफिशिएंसी क्या होगी? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो एफिशिएंसी ईटा R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये हो गया, ये समझ गए? हाँ, अगला देखिए, व्हेन द सोर्स डिलीवर्स मैक्सिमम पावर कब होती है? जब कैपिटल R स्मॉल r के इक्वल होता है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस कैपिटल R। आपने स्मॉल r की जगह भी कैपिटल R लिख दिया।
1/2 1/2 का मतलब क्या हो गया हाफ को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ तो एक रेशो है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो 50 आ गया परसेंटेज में। तो जब भी कभी मैक्सिमम पावर डिलीवर होती है तो बैटरी अपनी आधी एफिशिएंसी पर काम करती है। ठीक है जी, अगला जो है एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस छोटा सा टॉपिक है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये वाला जो बचा है अवंतिका ये भी करवा दूँगा। ये बता दिया आपने मतलब कौन सा? efficiency of- ये एफिशिएंसी ना एक्चुअली पावर से रिलेटेड है, तो इसको कर देते हैं, जरा सा छोटा सा टॉपिक है। हाँ हाँ सर एनसीईआरटी की क्वेश्चन आंसर बात करना कौन से वाले फिजिक्स के एनसीईआरटी करवा दूँगा, मेरे को नेक्स्ट क्लास में याद दिलाता हूँ। कब है, परसों ही है क्या? 6 अगस्त अरे तो मैं करवा दूँगा, या फिर आप कहेंगे तो मैं कल एक एक्स्ट्रा क्लास लूँगा रात में, है ना, तो तब मैं मार्क करवा दूँगा। गुड इवनिंग।